अ, पिछली कक्षा में हमने मानव और प्रकृति के ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप का परिचय पढ़ लिया था। आज हम मानव भूगोल की निश्चयवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। निश्चयवादी विचारधारा में प्रकृति के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति सर्वोपरि होती है। प्रकृति श्रेष्ठ होती है। मनुष्य वातावरण के अधीन रहकर अपने जीवन का अस्तित्व रखता है। वह वातावरण के अनुसार ही स्वयं को ढाल लेता है, उस वातावरण से अनुकूलित हो जाता है, समायोजन कर लेता है। यद्यपि निश्चयवादी विचारधारा का जन्म मानव के साथ ही हो गया, चूँकि प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति की दास था, प्रकृति के अधीन था। प्रारंभिक काल में मनुष्य के पास विशेष प्रकार के कौशल, ज्ञान, तकनीकी, बुद्धि, हथियार, औजार आदि नहीं थे, जिनके कारण वह केवल प्रकृति पर निर्भर रहता था। परंतु इस विचार को वैज्ञानिक विधिवत रूप से स्थापित करने का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल को जाता है। फ्रेडरिक रैटजेल महोदय ने सबसे पहले इस विचार को मानव भूगोल में स्थापित करने का कार्य किया। जर्मन में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, बारेनियस, कांट, रिच्थोफेन आदि भूगोलवेत्ता इस नियतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं। जर्मनी से बाहर कुमारी एलेन चर्चिल सैम्पुल, जो कि मूलतः यूएसए की भूगोलवेत्ता है, वह भी इस निश्चयवादी विचारधारा की कट्टर समर्थक मानी जाती है। इस विचारधारा में हम उदाहरण के रूप में पढ़ सकते हैं। पहला उदाहरण, गर्म और आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में चावल, गन्ना, रबर, जूट, चाय, नारियल आदि उत्पादन होता है। इस उत्पादन के आधार पर ही मनुष्य के वस्त्र, भोजन, उद्योग आदि विकसित होते हैं। दूसरा उदाहरण समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है। इस समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में चुकंदर, राई, अलसी, सोयाबीन आदि उत्पन्न होते हैं और इसी आधार पर मनुष्य के कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय आदि का निर्धारण होता है। महासागरीय तटीय क्षेत्रों में मत्स्य व्यापार अधिक होता है। मत्स्य का उत्पादन करते हैं वहाँ के लोग। मत्स्य के साथ चावल, जो कि तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है, उन क्षेत्रों में चावल और मछली भोजन के रूप में पकाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों, झील प्रदेशों, मरुस्थलीय प्रदेशों आदि विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के अलग अलग रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उद्योग, व्यावसायिक क्रियाएं, यहाँ तक कि उनके रीति रिवाज, परंपरा
आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि प्रकृति मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों पर अपना वर्चस्व बनाए रखती है। मनुष्य के रीति रिवाजों को निर्धारित करने का कार्य प्रकृति करती है। इस विचारधारा में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग प्रकार से नियतिवादी विचार को पोषित करने में योगदान रहा है। सबसे पहले हम इमैनुअल कांट, जो कि जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनके योगदान की बात करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके विचारों में पार्थिव एकता के सिद्धांत का आभास दिखाई देता है। कांट ने यूरोप के विभिन्न प्रदेशों की उन्नति और विकास का प्रमुख कारण वहाँ के वातावरण को बताया है। दूसरे जर्मन विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, जिनका 1769 में जन्म हुआ और 1859 में मृत्यु हुई। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने जियोलॉजी, केमिकल साइंस, नेचुरल साइंस, बॉटनी, जैव शरीर की इतिहास आदि विषय में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए हैं। वे एक खोजी वैज्ञानिक रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस है। कॉस्मोस का अर्थ संसार या ब्रह्मांड होता है, परंतु यहाँ कॉस्मोस भौतिक भूगोल, मानव भूगोल आदि इस प्रकार के 5 खंडों में विभाजित पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने कांट के विचारों की व्याख्या की है तथा यूनिटी ऑफ नेचर के सिद्धांत में विश्वास किया है। इस यूनिटी ऑफ नेचर की व्याख्या हम पार्थिव एकता के सिद्धांत, जो कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों का विषय क्षेत्र था, वहाँ इसकी चर्चा कर चुके हैं। हम्बोल्ट ने प्रादेशिक भूगोल के स्थान पर क्रमबद्ध भूगोल को अधिक महत्व दिया। कार्ल रिटर भी हम्बोल्ट की तरह जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। 1804 में कार्ल रिटर ने अपनी प्रथम पुस्तक यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण, यूरोप ए जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल पेंटिंग नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसके पश्चात 1806 में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक 6 मैप ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप के 6 मानचित्र पुस्तक प्रसिद्ध की। इसके पश्चात उन्होंने 1817 में उनकी सबसे महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात पुस्तक अर्डकुंडे प्रकाशित हुई। यह 19 खंडों में विभाजित थी। इस पुस्तक में मानव भूगोल के विकास में रिटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रिटर का मत था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर आपसी घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात रिटर का कहना है कि पृथ्वी उसके निवासियों के लिए है। पृथ्वी पर मनुष्य केंद्रित अध्ययन किया जाना चाहिए। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर
अध्ययन मानव को केंद्र में बनाकर किया जाना चाहिए। रिटर प्रयोजनमूलक, उद्देश्यवादी, ईश्वरवादी विचारक है। वह मानता है कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना मनुष्य के लिए किसी प्रयोजन के लिए की है। इस कार्ल रिटर के पश्चात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जर्मन विद्वानों में फ्रेडरिक रैटजेल का रहा है। फ्रेडरिक रैटजेल जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं। उन्होंने अपनी एंथ्रोपोजियोग्राफी, बोलकर कुंडे, पॉलिटिकल जियोग्राफी आदि प्रसिद्ध रचनाओं में मानव के ऊपर प्रकृति के वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रकृति के द्वारा मनुष्य के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने पर विचार प्रस्तुत किए। रैटजेल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए नियतिवादी विचारधारा के आलोचक और संभववादी विचारधारा के कट्टर समर्थक जीन ब्रोन्स ने रैटजेल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कोई भी भूगोलवेत्ता इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल का शास्त्री नहीं हो सकता। परंतु इस विषय में रैटजेल का मस्तिष्क निश्चित ही सुसंपन्न है और उसमें विचारों का बाहुल्य है। उसके विचार फलप्रद होते हैं। इस तरह फ्रेडरिक रैटजेल निश्चयवादी विचारधारा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में सफल रहा। इसके पश्चात इनकी प्रिय शिष्या कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल ने इनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और नियतिवाद को कट्टर स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। एलेन चर्चिल सैंपल की प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में पहला सेंटेंस मानव पृथ्वी तल की उपज है से शुरू होता है। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य पृथ्वी धरातल से उत्पन्न हुआ है। उनका मानना है कि मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का शारीरिक संगठन, यह सभी वातावरण पर निर्धारित होता है। सैंपल का मानना रहा है कि मनुष्य न केवल पृथ्वी तल की उपज है बल्कि वह पृथ्वी का बच्चा है। उसकी अंतरात्मा, उसका शारीरिक संगठन, यहाँ तक कि उसके विचारों पर भी भौतिक वातावरण या प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एलेन चर्चिल सैंपल नियतिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सफल रही, परंतु तकनीकी विकास के कारण और मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण धीरे धीरे नियतिवादी विचार से मानव भूगोलवेत्ताओं का ध्यान हटने लगा और वह संभववाद की ओर अग्रसर होने लगा। निश्चयवादी विचारधारा को निम्न तथ्यों के रूप में सार रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। निश्चयवाद को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यहाँ हमने समझाने का प्रयास किया है। पहला उदाहरण, पूर्वी भारत में चावल, जूट उत्पादित किया जा सकता है, जबकि पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात में ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। यह निश्चयवाद का परिणाम है।
पश्चिमी राजस्थान में जूट की खेती नहीं की जा सकती, चूँकि प्राकृतिक दशाएं उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हैं, जबकि पूर्वी भारत में जूट के लिए उत्पन्न अनुकूल दशाएं हैं। इसी प्रकार मध्यकाल में आलू की फसल को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास में रेफ्रिजरेटर नहीं थे। तब विशेष मेहमानों के लिए ही आलू की सब्ज़ी को परोसा जाता था। इसी प्रकार वर्षा न होने पर फसलें सूख जाती थी। तब हमारे पास में कोई संसाधन नहीं थे। उस समय हम पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर थे। मानव का वेशभूषा, वस्त्र, आवास, रहन सहन सभी प्राकृतिक वातावरण से निर्धारित होता है। उदाहरण के रूप में कश्मीर के लोगों के आवासों की छतें भी उल्टा भी आकार में ढलवा होती हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है और बर्फ़ ढलवा भाग से नीचे की ओर गिर जाती है। इस तरह का प्रभाव न केवल वहाँ के आवास पर पड़ता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर भी पड़ता है। वहाँ शंक्वाकार के वृक्षों की प्रधानता है। इसी प्रकार का दूसरा एक एग्जाम्पल महामारी फैलने पर था। 1900 से 1920 के बीच में भारत में भारी जनसंख्या में कमी आई, क्योंकि उस समय मनुष्य के पास में कोई उपचार नहीं थे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ निश्चयवाद आज भी अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। आलोचना, अब हम आलोचना की बात करते हैं। आलोचना में हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय कार्यों का प्रकृति पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। नई नई मशीनें का आविष्कार हुआ, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, जिसके कारण बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का विकास किया, जिनके आधार पर मनुष्य ने इस प्रकृति के विपरीत कार्य किए। उदाहरण के लिए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर मानव के प्रयास का प्रकृति पर विजय का सर्वोत्तम उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान में आज इंदिरा गांधी नहर के कारण अत्यधिक फसलें उत्पन्न होने लगी हैं। वो फसलें भी उत्पन्न हो रही हैं जिनकी कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। प्राचीन नियतिवाद में आलू को सुरक्षित रखने का साधन नहीं था, परंतु आज आलू को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास में बड़े बड़े स्टोरेज गोदाम हैं, प्रशीतक हैं आदि। पहले वर्षा नहीं होती थी तो फसलें सूख जाती थी, परंतु आज वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से पानी का सदुपयोग करके उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में नियतिवाद विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन आया है। मनुष्य संभववादी विचार को अपनाने लगा है। किर्चॉफ, लुसियन फैब्रे, जॉर्ज टैथम क्रियात्मक संभववाद के प्रणेता